मित्रों नमस्कार, मैं नेमिस प्रताप सिंह लखनऊ से। इस समय फेसबुक पर लाइव आने का उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा सूचना विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार है। जैसा कि आप जानते हैं, 3-4 दिन पहले प्रतापगढ़ जनपद के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी की हत्या का हृदय विदारक समाचार मिला और किस तरह से पुलिस ने इसको एक सामान्य दुर्घटना करार दे रही थी और अंत में पत्रकारों के बढ़ते दबाव के बाद इसे एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। बाकी सब जांच का विषय है। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव ने, जो कि एबीपी गंगा के जिला संवाददाता थे, उन्होंने 12 तारीख को प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन को एक पत्र लिखकर अपने साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका जताई थी। लेकिन उसे संज्ञान में अगर नहीं लिया गया और संज्ञान में लेकर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद एक नौजवान पत्रकार को असमय यह संसार छोड़कर न जाना पड़ता। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता है, लेकिन चौथे स्तंभ की सूचना विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारियों और शासन की बदनीयती के चलते किस तरह की उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार का शिकार बनना पड़ रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस सरकार में पत्रकारों की तमाम हत्याएं हुई और हत्यारों को लेकर कभी भी उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग संजीदा नहीं हुआ। आप याद करिए, अब चूँकि ये चुनाव नज़दीक है, विधानसभा के 7-8 महीने चुनाव रह गए हैं, तो विपक्ष अब इस मामले को हाईलाइट करके और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगा। तो सत्ता पक्ष पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो संकट है, उसके लिए जितना सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, उससे कम विपक्ष भी नहीं है। 4.5 साल में विपक्ष ने वर्तमान सरकार में और इसके पहले जब इन लोगों की सरकारें थीं, तब इन्होंने पत्रकारों के सुरक्षा के लिए क्या कोई नियमावली बनाई? विधानसभा के भीतर जब तक पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों पर हुए हमले की सूचना आई, लेकिन क्या विपक्ष में, विधानसभा में विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया? चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो, विधान परिषद हो या फिर संसद में राज्यसभा और लोकसभा, पत्रकारों की सुरक्षा पर कोई सवाल समय रहते नहीं उठाया गया और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। हाँ, सरकारों ने उन पत्रकारों को ज़रूर लाभान्वित किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, जो उनके जेबी पत्रकार थे, जो उनके इशारे पर समाचार लिखते थे, टीवी चैनलों पर उनके नेताओं के, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को हाईलाइट करते थे। लेकिन जो पत्रकार इनका विरोध करता था, जो पत्रकार तटस्थ था, पत्रकारिता के प्रति समर्पित रहा है, चाहे वो दिल्ली का पत्रकार हो, चाहे वो लखनऊ का पत्रकार हो, या फिर वो छोटे शहरों का पत्रकार हो या ग्रामीण इलाकों के पत्रकार हो, वो केवल सरकार पुलिस के ही निशाने पर नहीं आया, स्थानीय दबंगों, बदमाशों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के निशाने पर आया, उनका शिकार बना। चाहे वो प्रतापगढ़ के सुलभ श्रीवास्तव रहे हों या फिर तराई के इलाके से आने वाले राकेश सिंह निर्भीक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तराई का इलाका है जिसने 1857 की जन क्रांति में, जब पूरे 1862 तक आते आते पूरे भारत देश में प्रथम जन क्रांति के स्वर को दबा दिया गया था, तब यह गोंडा बहराइच का इलाका है, जहाँ गोंडा के अंतिम महाराजा देवका सिंह की अगुवाई में जन क्रांति हिलोरें मार रही थी। नवंबर 1858 में अंतिम युद्ध हारने के बाद महाराजा देवका सिंह नवाबगंज से जब भिनगा और भिनगा से नेपाल पलायन कर गए
तो उसके बाद नेपाल की पहाड़ियों से उन्होंने तत्कालीन कंपनी सरकार को चुनौती दी, और कंपनी सरकार को चुनौती देने के बाद उन्होंने उसकी खबर लंदन के अखबारों में छपी, और तब बड़े पैमाने पर उनकी घेराबंदी हुई, और जिनसे उनको अंत में पराजित होना पड़ा और युद्ध। लेकिन अंतिम सबसे ज़्यादा दीर्घ काल तक लड़ने वाले गोंडा के अंतिम महादेव भगत सिंह थे। उनके साथ और भी लोग थे उस दौर में। अब सबका नाम एक फेसबुक लाइव में नहीं लिया जा सकता है, जो कभी मौका आने पर विस्तार से बताऊंगा। अभी इसका उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा है, और यह जो इलाका है तराई का इलाका, ये जो पिछड़ापन, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, लाचारी, बेबसी, बेचारगी को झेल रहा है, उसका सामना कर रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान में 1957 में इसी तराई के इलाके में बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में पहुंचे थे। जिस बलरामपुर के इलाके ने देवीपाटन मंडल ने भारतीय जनता पार्टी और तब की जनसंघ के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोकसभा में भेजने का काम किया था, आज जब भारतीय जनता पार्टी की कथित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तब ये उस तराई के इलाके को, देवीपाटन मंडल के इलाके को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने में पूर्णतः असफल हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या कहिए दल प्रतिनिधि हैं, उनका बहुत विकास हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देवीपाटन मंडल के चारों जिले गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के विधायक और सांसद, उनके करोड़पति अरबपति बनने में कोई कसर नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता वही दुख, दर्द, मुसीबत, बदहाली, बेचारगी, बीमारी, पिछड़ेपन, अशिक्षा का दंश झेल रही है, जो आज़ादी के समय में झेलता आया था। और इसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर पूरब का इलाका हो, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, इलाहाबाद मंडल के इलाके आते हैं, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, वो जो झांसी और जो है चित्रकूट, बांदा का इलाका आता है, वहाँ के लोग तो गाहे बगाहे, वहाँ के जागरूक और जिम्मेदार लोग अपने पिछड़ेपन का, अपनी गरीबी का, अपनी बेकारी और बीमारी का दिल्ली और लखनऊ की सत्ता को कम से कम उनके सामने आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन तराई का ये पिछड़ा इलाका, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इसमें तो इतनी ताकत भी नहीं है, इतनी कुवत भी नहीं है कि ये अपने इलाके के पिछड़ेपन की समस्या, विकास में असमानता की समस्या, सामाजिक विषमता की समस्या को लखनऊ और दिल्ली की सरकारों को सुना सकें। सवाल इस समय विकास और पिछड़ेपन पर चर्चा करना भी नहीं है। इस समय सवाल हमारे सामने है पत्रकारों के सामने संकट। और इसी बलरामपुर देवीपाटन मंडल के इलाके का एक नौजवान पत्रकार था राकेश सिंह निर्भीक। नवंबर 2020 में बलरामपुर के ही कुछ आताताई आतंकी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। निर्ममता पूर्वक हिंदूवादी नेता पिंटू साहू और राकेश सिंह निर्भीक को जिंदा जलाकर मार दिया गया। यह आवाज़ लखनऊ तक नहीं आई, यह आवाज़ दिल्ली तक नहीं आई। राकेश सिंह निर्भीक की मौत बलरामपुर में वो आवाज़ दब के रह गई। उनकी पत्नी, उनकी 2 मासूम बच्चियों और बूढ़े बाप की आवाज़ लखनऊ और दिल्ली तक, उनकी आह और करुण क्रंदन, उनके रोने धोने की आवाज़, उनका विलाप, उनकी विपदा, उनकी दुख, उनकी समस्या, उनकी मुसीबत दिल्ली और लखनऊ के सरकारों को नहीं सुनाई पड़ा। साथियों, मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जब यह हायर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उच्च तकनीक का ज़माना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी केवल राजनेता नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक पत्रकार भी थे। राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका, जिससे राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, वो राष्ट्र धर्म पत्रिका के वो संपादक हुआ करते थे। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहे बलरामपुर से जब पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक की हत्या कर दी जाती है, तब उसकी आवाज़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। वो आवाज़ यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के कानून मंत्री और हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को उनका दर्द, उनकी परेशानी नहीं सुनाई पड़ी।
पड़ी। 2 मासूम बच्चियों का भविष्य बिगड़ गया। उनके जीवन की जो अपेक्षाएं थी, जो उनके सपने को थे, वो टूट गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अपनी मौत के पहले 3-4 महीने पहले राकेश सिंह निर्भीक ने अपनी बेटी के साथ एक फोटो डाली थी फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बेटी भी किसी दिन, इस बेटी को भी बलरामपुर का देवीपाटन मंडल का एक बड़ा पत्रकार बनाएंगे। तो जो राकेश सिंह निर्भीक की जो सपने थे कि उनकी बच्ची बड़ी होकर पत्रकार बने, वो सपने टूट गए। सवाल इस बात का है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत पर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, प्रदेश और देश में उसकी सरकार है, उस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों को राकेश सिंह निर्भीक की बच्चियों का सपना कैसे पूरा हो, कैसे वो पत्रकार बने या जीवन के जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं वो कैसे बढ़ें, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, मैं यह पूछना चाहता हूं। इसके अलावा ये बात कभी भी राकेश सिंह निर्भीक जैसे पत्रकार की मौत मुद्दा नहीं बन पाई। उससे उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत सरकार ने कौन सा पाठ पढ़ा? अगर पाठ पढ़ा होता तो आज सुलभ श्रीवास्तव की हत्या न होती। हमको बताया जाए, हमको समझाया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से बहुत ही सम्मानजनक ढंग से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब राकेश सिंह निर्भीक जैसे पत्रकारों की हत्या हुई तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कोई मीटिंग किया जिसमें यह तय हो कि पत्रकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो जाए। उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव उस समय अवनीश कुमार अवस्थी थे, उनके पास गृह विभाग भी था, उनके पास सूचना विभाग भी था। क्या किया अवनीश कुमार अवस्थी ने, क्या किया उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचएस अवस्थी ने, और वर्तमान जो अपर मुख्य सचिव नवनीत कुमार सहगल हैं, एनएचआरएम घोटाले की जद में आया बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे महाभ्रष्ट आईएएस का तमगा पाए, यह नवनीत कुमार सहगल पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? सूचना निदेशक शिशिर सिंह क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का जो विभागों का आवंटन हुआ है उसमें सूचना विभाग पाए प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और विशेष सचिव अमित सिंह क्या कर रहे हैं? और इसके बाद उत्तर प्रदेश में गृह विभाग और सूचना विभाग के कैबिनेट मंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है जब शाहजहांपुर के पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या हो गई थी तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जोगेंद्र सिंह की मौत पर विलाप किया था, ये जांच होगी, वो जांच होगी, और समाजवादी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। आज जब इनकी सरकार में कोई राकेश सिंह निर्भीक मार दिया जाता है, कोई सुलभ श्रीवास्तव मार दिया जाता है, तब पत्रकारों की सुरक्षा पर ये अपना मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? चाहे वो नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव हों, निदेशक शिशिर हों, विशेष सचिव अमित सिंह हों, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद हों, या स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों जो कि सूचना मंत्री भी हैं। यह बहुत ही शर्म का विषय है। इसी तरह से दिल्ली की सरकार गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और प्रधानमंत्री पत्रकारों की सुरक्षा पर कोई महत्वपूर्ण कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को, मीडिया को जमींदोज करने का काम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी? मित्रों, साथियों, कल मैंने संजय प्रसाद जी को और नवनीत कुमार सहगल को एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था और मैंने उनसे पूछा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नवनीत कुमार सहगल फोन उठाते नहीं हैं, संजय प्रसाद फोन उठाते नहीं हैं, अमित सिंह फोन उठाते नहीं हैं, शिशिर फोन उठाते नहीं हैं, ना तो पत्रकारों से मिलते हैं और ना इनकी कोई जवाबदेही है। हाँ, इनकी जवाबदेही है, इन अधिकारियों की, शासन की, प्रशासन की जवाबदेही अपने जेबी पत्रकारों से है, जो इनके लिए दलाली का काम करते हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको मंथली पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन जो पत्रकार इनकी हाथ में हाँ नहीं मिला रहा है, जो जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उन पत्रकारों के लिए इनका कोई एजेंडा नहीं है।
अब मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ये बताना चाहता हूं कि पत्रकारों की सुरक्षा की नीति पर, अपना सुरक्षा को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर लो। ये भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल और शिशिर सिंह को बर्खास्त करो, इनके पद से इनको हटाने का काम करो, इनको बाहर निकालने का काम करो। और संजय प्रसाद और अमित सिंह को यह बताइए कि ये बढ़िया से काम करें सूचना पत्रकारों के हित में, अन्यथा इनको भी हटाने का काम करिए। और उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के पत्रकारों के सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय करे, अन्यथा इस सरकार का पत्रकार जमीन पर उतरकर विरोध करने का काम करेंगे। यही बात मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी कहना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के कोने से कोने तक, कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक, उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा तक, हिंदुस्तान के हर पत्रकार की सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। चौथे स्तंभ के पूरी सुरक्षा होनी चाहिए और पत्रकार और पत्रकारिता को जमींदोज करने का जो प्रयास होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका, जिन्होंने मेरा वीडियो को सुना और सुनेंगे, उन सब के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय लोक शक्ति। नमस्कार।